मरी हुई माँ की जादुई 3 सोने की अंगूठी। चंपकपुर गांव में महेंद्र अपनी 3 बेटियों प्रज्ञा, सोनम, रूपाली के साथ रहा करता था। उसकी तीनों बेटियां उम्र में अभी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी अपने घर का सारा काम किया करती थी और महेंद्र की दूसरी पत्नी सुशीला भी उनके साथ ही रहा करती थी। लेकिन वो महेंद्र की तीनों बेटियों को बहुत ही ज्यादा परेशान किया करती थी और उन तीनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो हमेशा उन तीनों बहनों से घर का सारा काम करवाया करती थी और उन्हें हमेशा ताने मारा करती थी और अगर किसी काम में उन लोगों से गलती हो जाती तो वो उन लोगों को बहुत मारा भी करती थी। लेकिन फिर भी वो तीनों बहनें अपनी सौतेली माँ का ये सारा अत्याचार चुपचाप सह रही होती है और अपने पिता महेंद्र को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलने देती है। लेकिन फिर भी महेंद्र को सुशीला के बारे में सब कुछ पता होता है, इसलिए वो हमेशा अपनी दूसरी शादी करने के बात को लेकर हमेशा पछताया करता था, क्योंकि कई साल पहले ही महेंद्र की पत्नी सुलेखा की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी, जिसके बाद महेंद्र को अपनी तीनों बेटियों का ख्याल रखने के लिए दूसरी शादी करनी पड़ती है। लेकिन सुशीला ने तो घर में आते ही उसकी तीनों बेटियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था और महेंद्र का परिवार एक गरीब परिवार था और वो गांव में ही मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाया करता था और समय के साथ साथ उसकी तीनों बेटियां भी अब बड़ी हो जाती है और अब उसे अपनी तीनों बेटियों की शादी की चिंता लगी रहती है, क्योंकि उसकी तीनों बेटियां दिखने में कुछ ज्यादा सुंदर नहीं थी और उनका रंग भी सांवला था, जिस वजह से सुशीला हमेशा उन लोगों को ताने मारा करती थी। ऐसी ही आज भी। अरे पता नहीं कहाँ मर गई ये तीनों कलमुही। अरे बाप के घर से जाती ही तीनों बहनों का मटकना शुरू हो गया। अरे कोई मुझे चाय लाकर भी देगा। सुशीला की ये बात सुनकर महेंद्र की छोटी बेटी रूपाली, जो थोड़ी चंचल स्वभाव की होती है, वो कमरे से बाहर आकर सुशीला से कहती है, माँ ये अब सुबह सुबह कैसी बातें कर रही हैं? अरे हम लोग इधर उधर कहाँ भटक रहे हैं? हम लोग तो बस अपने कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे हाँ, पढ़ लिख कर तो तुम लोग कलेक्टर ही बन जाओगी ना। वैसे भी तुम्हारी शक्ल देखकर तो तुमसे कोई शादी करेगा नहीं। माँ आप हमेशा हमारे रंग को लेकर हम लोगों को ताने क्यों मारती रहती हो? अरे पिताजी ने आपसे शादी भी हम लोगों के लिए ही किया था, लेकिन ना तो आज तक आप हमें संभाल पाई और न ही पिताजी को, इसलिए आपको हमें इस तरह ताने मारने का कोई हक नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत, अब तो मुझसे जुबान लड़ाएगी? रुक, आज मैं तुझे बताती हूँ कि सौतेली माँ का प्यार क्या होता है। इतना कहकर सुशीला एक बड़ा सा डंडा लेकर आती है और उससे रूपाली को जोर जोर से मारने लगती है और तभी रूपाली के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी बड़ी बहन प्रज्ञा भागती हुई कमरे से बाहर आती है और सुशीला से कहती है, अरे माँ आप ये क्या कर रही हैं और क्यों मार रही हैं मेरी बहन को? आपको तो पता है ना कि रूपाली थोड़ी चंचल स्वभाव की है, तो अगर उससे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन उसे और मत मारिए। इतना सुनकर सुशीला रूपाली को मारना छोड़कर चिल्लाते हुए कहती है, अरे बेवकूफ लड़की, सीख कुछ अपनी बड़ी बहन से और जा फटाफट से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ला। लेकिन माँ अगर रूपाली अभी चाय बनाने जाएगी तो फिर वो कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाएगी और उसके प्रोफेसर उसे बहुत डांटेंगे। अरे तो मैं क्या करूँ? मुझे तो अभी बस गर्मा गर्म चाय और नाश्ता चाहिए, वरना मैं तुम तीनों का कॉलेज जाना ही बंद करवा दूंगी। नहीं माँ आप ऐसा मत कहिए, रूपाली के बदले मैं आपके लिए चाय और नाश्ता बना कर लाती हूँ। इतना कहकर प्रज्ञा रूपाली को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और कहती है, सोनम तुम ऐसा करो, तुम आराम से रूपाली को लेकर कॉलेज जाओ, क्योंकि आज मैं तुम लोगों के साथ कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। लेकिन दीदी आप हमारे साथ कॉलेज क्यों नहीं जा रही हैं? आपको भी तो अपने असाइनमेंट पूरे करने हैं ना। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं आज तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे माँ के लिए भी चाय और नाश्ता बनाना है। इसका मतलब आप उनके लिए अपनी पढ़ाई को दांव पर लगा रही हैं? अरे अगर आज हमारी माँ जिंदा होती ना तो वो आप कैसे कभी नहीं करने देती।
सोनम, तुझे तो पता है ना, अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो पिताजी के सामने फिर से अपना इमोशनल अत्याचार करना शुरू कर देंगी और फिर पिताजी को अपना काम छोड़कर उनके पीछे दुम हिलाना पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं चाहती कि पिताजी हमारी वजह से फिर से परेशान हो। आप सही कह रही हैं दीदी। ठीक है, मैं रूपाली को लेकर कॉलेज जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सोनम और रूपाली अपने कॉलेज चले जाते हैं और वहीं बेचारी प्रज्ञा सुशीला के लिए चाय नाश्ता बनाकर घर का सारा काम करने लगती है। तभी सुशीला फिर से कहती है, अरे मनहूस, मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ कि मेरे लिए खाना लिया, लेकिन तुझे सुनाई नहीं दे रहा। अरे तुम तीनों बहनों ने क्या मुझे भूखा मारने का प्लान बना रखा है? माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे एक तो मैं आपके लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर आपके लिए चाय नाश्ता बना रही हूँ और आप ऐसी बातें कर रही हैं। अच्छा, तो तू कहना चाहती है कि मैं अपने लिए तुम लोगों की पढ़ाई छुड़वा रही हूँ? नहीं नहीं माँ, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस बहुत हो गया तुम लोगों का। एक तो शादी की उम्र हो गई है और यहाँ तुम लोग मेरे सर पर बोझ बनकर बैठी हो। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ये तीनों मेरे पल्ले पड़ गई थी। इतना कहकर सुशीला वहाँ से चली जाती है और सुशीला की ये जली कटी बातें सुनकर प्रज्ञा को बहुत बुरा लगता है और ऐसी ही शाम हो जाती है और उसकी दोनों बहनें भी घर वापस आ जाती है। तभी सुशीला उन दोनों को भी ताने मारने लगती है और ये सब देखकर उन तीनों बहनों को बहुत बुरा लगता है और वो तीनों अपनी माँ की तस्वीर के आगे जोर जोर से रोने लगती है कि तभी अचानक से उनकी माँ की तस्वीर में से एक रोशनी निकलती है और वो तीनों देखती है कि उनके सामने उनकी माँ की आत्मा खड़ी होती है और ये देखकर तीनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसी समय उनकी माँ सुलेखा कहती है, अरे मेरी प्यारी बच्चियों, तुम्हें अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ आ गई है ना तुम लोगों की मदद करने के लिए। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? आपको नहीं पता हमारी सौतेली माँ हम पर कितना अत्याचार करती है और हमारे रंग को लेकर हमेशा हमें ताने मारती रहती है। मुझे सब पता है मेरी बच्चियों, इसलिए तो आज मैं तुम लोगों को कुछ ऐसा देने आई हूँ जिससे तुम लोगों की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। लेकिन माँ, ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी? रूपाली के इतना कहते ही सुलेखा उन तीनों को सोने की 3 अंगूठियाँ देती है और कहती है, मेरी बच्चियों, ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है बल्कि जादुई सोने की अंगूठी है। इसलिए इसे पहनते ही तुम लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और इस जादुई अंगूठी से तुम लोग जो कुछ भी मांगोगी ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। माँ, क्या आप सच कह रही हो? हाँ मेरी बच्ची, इसलिए अब से तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जादुई अंगूठी तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर देंगी, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। इतना कहकर सुलेखा की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और उसके जाते ही वो तीनों बहनें जैसी ही वो जादुई अंगूठी अपने उंगली में पहनती है तो उसे पहनते ही उन तीनों बहनों का रंग दूध की तरह गोरा हो जाता है और वो तीनों बहनें दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने लगती है। और जब सुशीला उन्हें ऐसे देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या, तुम तीनों कल मुही अचानक से इतनी गोरी कैसे हो गई? और ये तुम तीनों के हाथों में ये सोने की अंगूठी कहाँ से आ गई? अब क्या तुम तीनों ने चोरी करना भी शुरू कर दिया है? नहीं माँ, हमने ये अंगूठी कहीं से चुराई नहीं है, बल्कि ये अंगूठी तो हमें हमारी माँ ने दी है। अच्छा, ये अंगूठी तुम्हें तुम्हारी माँ ने दी है तो कोई बात नहीं, लाओ अब इसे मुझे दे दो। इतना कहकर सुशीला जैसे ही उनके हाथ से वो अंगूठी निकालने जाती है तभी उसे बिजली का एक जोरदार झटका लगता है जिसे देखकर सुशीला बहुत ज्यादा डर जाती है। उसी समय रूपाली कहती है, देख लिया ना आपने कि लालच करने का क्या अंजाम होता है, इसलिए आज के बाद आप हम लोगों को कभी भी परेशान करने के बारे में सोचना भी मत। और ऐसी ही शाम को जब महेंद्र घर वापस आता है तो प्रज्ञा उसे जादुई अंगूठी के बारे में सारी बातें बता देती है और ये सब सुनकर महेंद्र बहुत ज्यादा खुश हो जाता है
और उस दिन के बाद से सुशीला उन तीनों बहनों को परेशान करने के बारे में सोचती भी नहीं है। और फिर वो तीनों बहनें अपनी जादुई अंगूठी की मदद से अपने पिता की गरीबी को पूरी तरह से खत्म कर देती है। और कुछ दिनों में महेंद्र अपनी तीनों बेटियों के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढकर उन तीनों की शादी कर देता है। और फिर तीनों बहनें खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है और अपने आगे की जिंदगी खुशी से व्यतीत करने लगती है। परियों का गुप्त जादुई कुआं। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक की दुनिया में सारी परियां बहुत ही हंसी खुशी से रहा करती थी और उनके जिंदगी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी कि तभी एक दिन अमावस की रात परीलोक की दुनिया में ढेर सारी शैतानी चुड़ैलें आ जाती है और वो परीलोक के सभी जानवर और पक्षियों को अपना भोजन बनाने लगती है। तभी उन्हें आसमान में एक सुंदर सी परी उड़ती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे वाह, हम तो भूल ही गए थे कि इस परीलोक में स्वादिष्ट जानवरों के अलावा ये सुंदर सुंदर परियां भी रहती है। और मैंने सुना है कि इन परियों का मांस खाने से हमारी शक्तियाँ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए चलो और इस परी को पकड़ लो। इतना कहकर वो सभी चुड़ैलें मिलकर उस परी को घेर लेती है और ये देखकर वो परी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, अरे कौन हो तुम लोग? प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। अरे हमारे सामने ये रोने धोने का नाटक बंद करो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो बस तुम्हें मार कर अपना पेट भरेंगे। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। इतना कहने के बावजूद भी वो चुड़ैली उस परी की एक नहीं सुनती है और उसे मारकर उसका मांस खाने लगती है और कहती है, सच में इन परियों का मांस तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है, इसलिए आज से हम सिर्फ इन परियों का मांस ही खाएंगे। और इस तरह उन चुड़ैलों ने मिलकर परीलोक की एक एक परियों को मारना शुरू कर दिया था, जिस वजह से पूरे परीलोक में चुड़ैलों की दहशत मच गई थी और सभी परियां डर के मारे रानी परी के पास इकट्ठा हो जाती है। तभी रानी परी कहती है, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अमावस की रात हमारे परीलोक में कई सारी चुड़ैलों ने हमला कर दिया है और वो सब अब एक एक करके हमारी परीलोक की सभी परियों को जान से मार रही है। इसलिए हमें कैसे भी करके अपने परीलोक की सभी परियों को बचाने का प्लान बनाना होगा, वरना वो चुड़ैलें मिलकर हमारे परीलोक का नामो निशान मिटा देगी। लेकिन रानी परी, हम लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन चुड़ैलों का सामना भी तो कर सकते हैं। भला हम लोग उन लोगों से ऐसे डर कर क्यों रह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि अमावस की रात आने की वजह से हम लोगों की शक्तियाँ कम हो चुकी है और इन चुड़ैलों की शक्तियाँ हमसे दुगनी हो चुकी है। इसलिए जब तक हमारी शक्तियाँ पहले की तरह शक्तिशाली नहीं होती है, तब तक हम लोग इनका सामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए तब तक हमें इनसे छुपकर कहीं पर अपना ठिकाना बनाना पड़ेगा। तुम लोग ऐसा करो, धरती लोक पर जाकर एक जादुई गुप्त कुआं तैयार करो, जिसमें हम सभी परियां बड़े ही आराम से रह पाए। रानी परी की ये बात सुनकर कुछ परियां मिलकर धरती लोक पर जाती है और एक नदी के किनारे कुआं बनाने का फैसला करती है। तभी उन परियों की नजर जंगल में लकड़ी काट रही कुछ लड़कियों पर पड़ती है और वो उन लड़कियों को देखकर कहती है, देखो हमारी शक्तियाँ पहले से ज्यादा कमजोर हो चुकी है, इसलिए हम लोग अकेले इतनी जल्दी कुआं नहीं तैयार कर पाएंगे, इसलिए हमें उन लड़कियों की मदद लेनी चाहिए। हाँ तुम सही कह रही हो, चलो उनके पास चलते हैं, उनसे बातें करते हैं। इतना कहकर वो सभी परियां मिलकर उन लड़कियों के पास जाती है और उन्हें अपनी सारी परेशानी बता देती है और कहती है, देखो अगर तुम सब हमारी मदद करोगी तो हम तुम्हें बदले में सोने के सिक्के देंगे। सोने के सिक्के की बात सुनकर वो सारी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन परियों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ ही देर में वो लोग एक सुंदर सा कुआं खोदकर तैयार कर देती है, जिसके बाद वो परियां उन गांव की लड़कियों को सोने के सिक्के दे देती है और अगले दिन परी लोग की सभी परियां आकर उस कुएं में हंसी खुशी रहने लगती है और परी लोग की रानी परी कुएं के बाहर अपनी जादुई छड़ी लगा देती है और कहती है, अब हमारे ये गुप्त जादुई कुआं पूरी तरह से सुरक्षित है,
इसमें ना तो अब परीलोक के शैतानी चुड़ैलें हमला कर पाएंगी और न ही धरती लोक की दुष्ट चुड़ैलें इसके अंदर आ पाएंगी। इसलिए अब तुम सब बड़े ही आराम से इस कुएं में रह सकती हो। और इस तरह परीलोक की सभी परियां उन जादुई गुप्त कुएं में बड़े ही आराम से रहने लगती है और उन्हें अब किसी भी चीज से कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन परियों की मदद करने वाली लड़कियों में से एक लड़की ऐसी थी जो बहुत ही ज्यादा लालची और घमंडी थी। इसलिए उसके मन में परियों के सोने के सिक्के देखकर लालच आ जाता है और वो कहती है, उन परियों ने हमें कुआं खोदने के बदले सोने के सिक्के दिए थे। इसका मतलब उनके पास ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। अगर मैं कैसे भी करके उन परियों को बेहोश कर दूं, तो मैं उनके सारे सोने के सिक्के ले सकती हूँ और फिर मैं इस गांव की सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बन जाऊंगी। इतना सोचकर वो लड़की अगले दिन उन परियों के लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खीर बनाती है और उस खीर में बेहोशी की दवाई मिला देती है। जिसके बाद वो उस खीर को लेकर उस कुएं के पास जाती है। तभी रानी परी उसे देखकर कहती है, अरे तुम कौन हो और तुम हमारे इस कुएं के पास क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं रानी परी, मैं तो बस यहाँ आप लोगों के लिए अपने हाथों का बना ये स्वादिष्ट खीर लेकर आई थी। आशा करती हूँ आप लोगों को ये खीर बहुत पसंद आएगी। उस लड़की की बात सुनकर रानी परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने साथ सभी परियों को वो खीर खाने के लिए दे देती है। जिसके कुछ देर बाद सभी परियां अचानक से बेहोश होने लगती है और ये देखकर रानी परी कहती है, दुष्ट लड़की, आखिर तूने इस खीर में क्या मिलाया था जो ये सारी परियां इस तरह बेहोश हो रही है? बेवकूफ रानी परी, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैंने इस खीर में बेहोशी की दवाई मिलाई है ताकि मैं तुम सब परियों को बेहोश करके तुम्हारे सारे सोने के सिक्कों को हथिया सकूं। उस लड़की की ये बात सुनते सुनते ही रानी परी भी बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो लड़की कुएं में उतरकर परियों के पास मौजूद सारे सोने के सिक्कों को एक पोटली में भर लेती है और वहाँ से जाने लगती है कि तभी गांव की एक दयालु लड़की विद्या उसे ऐसा करते देख लेती है और वो पीछे से आकर उस लड़की के सर पर एक डंडा मार देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। तभी विद्या कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन परियों के साथ इतना बड़ा धोखा करने की? मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे गांव में तुम्हारे जैसी लालची लड़कियां भी रहती है। इसलिए आज के बाद से तुम्हें इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है। तुम इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, वरना मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। विद्या की ये बात सुनकर वो लड़की घबरा जाती है और वहाँ से चुपचाप भाग जाती है। जिसके बाद विद्या डॉक्टर को बुलवाकर उन परियों को सही दवाई दिलवा देती है। जिसके कुछ देर बाद ही उन सभी परियों को होश आ जाता है। तभी रानी परी विद्या से कहती है, अगर आज तुम ना होती तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें उस दुष्ट लड़की से बचाने के लिए। इसलिए मैं तुम्हें इनाम के तौर पर ये सोने के सिक्के की पोटली देना चाहती हूँ ताकि तुम आगे चलकर और भी कई लोगों की मदद कर सको। इतना कहकर रानी परी विद्या को सोने के सिक्के की पोटली दे देती है, जिसे पाकर विद्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन परियों का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो सभी परियां हंसी खुशी उस जादुई गुप्त कुएं में रहने लगती है।